डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। बेटा, आशा करता हूँ आप सभी बच्चे अपने घरों में स्वस्थ, सुरक्षित और खूब मेहनत कर रहे होंगे। हमारा जो लेसन था और जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे थे बेटा, आपको ध्यान होगा, दैट वाज स्ट्रक्चर एटम, और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछला टॉपिक अगर आपको ध्यान होगा, जो पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया था वो था हमारे पास ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के अंदर मैंने आपको डी ब्रोगली वेव इक्वेशन या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में आपको कंसेप्ट दिया था, बहुत डिटेल में आपको बताया था। इसके न्यूमेरिकल पैटर्न क्या होते हैं वो भी आपको सिखाया था। और अगर आपको बेटा ध्यान होगा, यहाँ से हमने वेवलेंथ निकाली थी कि जो लेमडा है वो लेमडा इक्वल टू बनता है H/mv, ऐसे करके आपने निकाला था। सेकेंड वन, अगर आप डी ब्रोगली वेवलेंथ की अगर बात करें और इसको अगर आप काइनेटिक एनर्जी की टर्म में अगर आप इसे ड्रॉ करते हैं, लिखते हैं, तो तब मैंने आपको एक फॉर्मूला और दिया था। आपको ध्यान होना चाहिए कि लेमडा इक्वल टू बना था H/√2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बेटा, क्या था? लेमडा इक्वल टू H/√2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो जो हमारे पास वेवलेंथ निकालने के जो फॉर्मूलाज बने, वो दो फॉर्मूलाज तो बेटा मैंने आपको बता दिए थे कि कैसे करके आप वेवलेंथ को फाइंड आउट करते हैं अगर हमारे पास एक मटेरियल पार्टिकल है या अगर एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। लेट अस मूव। आज मैं आपको जो कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, उसके ऊपर हम वर्क करते हैं। और वो जो एक्सपेरिमेंट हमारे पास बनता है जिसे नाम दिया जाता है, दिस वन इज कॉल्ड डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। कौन सा है बेटा? दिस वन, यहाँ लिखूंगा डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट क्या है, क्या इसने एक्सप्लेन किया है, इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्या मिला है, थोड़ा ध्यान देंगे। एक्चुअली ये भी वेवलेंथ निकालने का एक तरीका है और यहाँ से भी हम जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है या मटेरियल ऑब्जेक्ट है उसके लिए हम वर्क कर रहे हैं। तो ध्यान देंगे बेटा, डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट को हम एक्सप्लेन करते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सील्ड ट्यूब को लेते हैं, जो आपको पहले भी मैंने ये कंसेप्ट करवा रखा है। ऐसे एक हमने एक सील्ड ट्यूब को लेना है और इस सील्ड ट्यूब को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड हम तैयार कर रहे हैं। ऐसे करके आपने इसे ड्रॉ कर दिया, ये बना दिया। ये पॉजिटिव प्लेट होगी, ये हमारे पास ये वाली ये नेगेटिव प्लेट होगी। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया। यहाँ हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जो है V हमारे पास वोल्टेज, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया और वोल्टेज आ गया। यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ इस सील्ड ट्यूब के अंदर एक चार्ज पार्टिकल को इसके अंदर रखते हैं। क्या रखा बेटा हमने? लाइक वी हैव इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ या किसी चार्ज पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन या उसके ऊपर क्यू का चार्ज है। ठीक है बेटा, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन है तो जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं या चार्ज पार्टिकल की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, उसके अंदर मूवमेंट होगा। अगर वो चार्ज पार्टिकल है या अगर उसके अंदर मूवमेंट है तो कैसे करके आप यहाँ से एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं, ये थोड़ा ध्यान से सुनेंगे आप। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनर्जी। अगर आप एनर्जी को निकालना चाहते हैं तो एनर्जी कैसे करके निकालेंगे बेटा, यहाँ ध्यान देंगे कि अगर आप एनर्जी निकालना चाहते हैं, एनर्जी इक्वल टू, अगर आपको याद होगा, ये बराबर होता है Q इंटू वी। ठीक है, ध्यान देंगे, Q जो यहाँ पे दिस वन इज चार्ज इंटू वी जो है दिस वन पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान देंगे इतना कि यहाँ जो हमने लिखा कि जो Q है वो चार्ज है और जो V है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। E क्या है? यहाँ पे एनर्जी है। ठीक है बेटा,
अगर मान लो इसी कंसेप्ट को अगर आप इलेक्ट्रॉन की टर्म में अगर लिखना चाहते हैं, अगर आप इसे इलेक्ट्रॉन की टर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, जो एनर्जी बनेगी उससे लिख देंगे E इंटू वी, इसे लिख देंगे। E मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बना दिया। क्यों जो है कोई भी दूसरा जो चार्ज ऑब्जेक्ट है उसकी बात करते हैं। अच्छा ध्यान देंगे कि ये पार्टिकल जो है वो मूविंग है, मूविंग ऑब्जेक्ट। कब, जब आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने के बाद इसके अंदर मूवमेंट होगा। दैट्स वाई ये जो एनर्जी बनेगी ये एनर्जी किसके बराबर हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। और अगर ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है तो ये बराबर क्या लिख दिया बेटा आपने, Q इंटू वी आपने इसे लिख दिया। या यहाँ भी अगर मान लो आप ये एनर्जी जो है, इस एनर्जी को अगर आप क्या लिख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं बेटा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के केस में आपने क्या लिख दिया, EV इसे लिख दिया। ठीक है बेटा। अब ध्यान देंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है ये बराबर क्या है, Q इंटू वी है, या काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या, E इंटू वी है इलेक्ट्रॉन के केस में। और अभी मैंने आपको एक रिलेशन दिया था या जो कंसेप्ट बताया था अभी मैंने आपको कि लैम्डा बराबर क्या बनता है, दिस वन H अपॉन अंडर रूट 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बेटा। तो हम ऐसा करते हैं काइनेटिक एनर्जी को कि जो वैल्यू है क्यू वी उसे यहाँ पुट करेंगे। दैट्स वाई लैम्डा बराबर क्या बनेगा, H अपॉन यहाँ लिखा 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी की जगह पे क्या लिख देंगे, क्यू वी, इसे ऐसे करके लिख देंगे। तो अब हमारे पास एक नया रिलेशन आ गया। देखो वेवलेंथ निकालने के हमारे पास 3 रिलेशन आ गए, ये रिलेशन बन गया। अब एक नया रिलेशन हमारे पास ये आ गया, क्या बना, लैम्डा इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट 2 इंटू एम इंटू क्यू वी। और इलेक्ट्रॉन के केस में अगर आप लिखना चाहते हैं तो लैम्डा बराबर क्या बनेगा, H अपॉन अंडर रूट हो गया बेटा, और यहाँ लिखा 2 इंटू एम इंटू ई वी लिख दिया। ठीक है बेटा। यहाँ पे आप देखेंगे अगर मैं इलेक्ट्रॉन की अगर बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मास बनता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg बनता है। चार्ज जो बनता है ना, अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर देखें तो ये बना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो मास है, चार्ज है, अगर इस वैल्यू को पुट कर दें, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू को पुट कर दें, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के केस में एक नया रिलेशन हमारे पास आता है कि लैम्डा इक्वल टू जो बनेगा, इसे सॉल्व करके 150 डिवाइडेड बाई वी, और ये वैल्यू आती है बेटा एंगस्ट्रॉम के अंदर। ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे, ये वेवलेंथ निकालने का ये फॉर्मूला भी बन गया। देखो वेवलेंथ निकालने के 3 फॉर्मूलाज मैंने आपको बता दी। एक फॉर्मूला आपको बताया दिस वन लैम्डा इक्वल टू H अपॉन एम वी, एक मान लो आप एक फॉर्मूला ये मानो। एक आपको बता दिया लैम्डा इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट 2 इंटू एम इंटू के इंटू ई, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, है ना। 2 फॉर्मूले हो गए। नाउ सेकंड, ये तीसरे नंबर का फॉर्मूला हो गया, और चाहो तो इसे भी लिख दो तो ये चौथे नंबर का फॉर्मूला बन गया। ठीक है। ध्यान रखना पूरा का पूरा लेसन जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूलाज इसके अंदर आते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे बन रहे हैं। इनको जिस बच्चे ने फॉर्मूला जिसको याद हो गए उस बच्चे को स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ने, समझने, सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर याद नहीं होते स्ट्रक्चर तो भाई फिर हमें दिक्कत आने लगती है। ठीक है बेटा। सो लेट अस मूव। अब हम चलते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पैटर्न बनता है, उसको हम सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, आप जैसे मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ राइट डाउन, या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लिखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, दिस वन कैलकुलेट डी ब्रोगली wavelength of an electron, अब इलेक्ट्रॉन बोला जा रहा है which is accelerated from rest through potential difference of 1.5 V। जो पोटेंशियल डिफरेंस है
ध्यान देंगे v यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है, v यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है। तो कैसे करके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्यूशन बेटा इसका बनेगा। ध्यान देंगे आप कि कंसेप्ट क्या चीज़ है। यहाँ इसने आपको v आपको दे रखा है, v की वैल्यू, दिस वन इज पोटेंशियल डिफरेंस, कितना 1.5 v ये आपको गिवन है। और अभी आपने रिलेशन पढ़ा है कि लैम्डा इक्वल टू इलेक्ट्रॉन के केस में अगर आपको वेवलेंथ निकालनी, कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये बराबर क्या बनेगा, 150 डिवाइडेड बाई बनेगा v, ये एंगस्ट्रॉम के अंदर आंसर बनेगा, जो बराबर बनेगा आपका अंडर रूट हो गया 150 डिवाइडेड बाई कितना बनेगा v, और v कितना है 1.5। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, या 100 हो जाएगा, है ना, 15 से 15 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा आपका 100 हो गया, जो बराबर कितना आंसर आ जाएगा 10 एंगस्ट्रॉम बेटा इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों को ये बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कैसे करके आपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। ठीक है बेटा, चलते हैं, अब हमारे पास अगला न्यूमेरिकल आता है, उसके ऊपर हम वर्क करते हैं। सो लेट अस मूव नाउ क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर वर्क करते हैं। सेकंड क्या है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली wavelength of alpha particle to proton when it is accelerated through same potential difference from rest। यहां ध्यान देंगे, ये बेटा हमारे पास न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ का आपने रेशियो निकालना है अल्फा पार्टिकल और किसके केस में। ध्यान देंगे क्या बोला जा रहा है, एक तो बोला जा रहा है बेटा अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल है, और दूसरा क्या लिया जा रहा है बेटा, यहाँ पे प्रोटॉन को लिया जाता है। ठीक है, बहुत क्लियरली मैं आपको कंसेप्ट को समझा दूं कि अगर मान लो चार्ज की अगर मैं बात करूं, यहाँ आपको ध्यान रखना, अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो जो प्रोटॉन होता है उस प्रोटॉन के चार्ज के ट्वाइस होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि चार्ज, क्यू का मतलब क्या हो गया, चार्ज हो गया, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल बराबर क्या होगा 2 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। या अगर मान लो यहाँ मैं आपको बोलूँ कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है, तो ये लिखेंगे बेटा 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल का मास कितना है, 4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द प्रोटॉन, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल होता है इसे क्या लिखा जाता है बेटा 2He4 इसे डिनोट किया जाता है। ये अल्फा पार्टिकल को डिनोट करने का तरीका है, दिस वन अल्फा पार्टिकल। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया। अब हमने क्या करना है, इस न्यूमेरिकल को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे करके, आपको रेशियो निकालना है। आपको क्या निकालना है बेटा, रेशियो निकालना है अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन के बीच में। किसके लिए निकालना है, वेवलेंथ के लिए। तो ध्यान देंगे, मैं यहाँ से अगर लिखूँ कि लैम्डा और अल्फा और दूसरा लैम्डा किसका लिख दूँ, प्रोटॉन का लिख दूँ, रेशियो लिख दूँ। ठीक है, तो सीधे जो फॉर्मूला मैंने आपको दे रखा है उसे पुट कर दो। तो लैम्डा निकालेंगे अल्फा पार्टिकल के लिए, फॉर्मूला आपको अभी दिया था कि h बाई क्या बनेगा 2 अंडर रूट करके 2m इंटू क्यू वी, ये हमारे पास क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा। दैट्स वाई अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि लेमडा ऑफ अल्फा, तो h बाई क्या बनेगा अंडर रूट हो गया 2 हो गया, और इंटू m अल्फा की बात करें तो m अल्फा हो गया, इंटू क्यू वी, क्यू अल्फा लेंगे, और v इसने क्या लिखा है कि एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो v के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, v को v लिखो, डिवाइडेड बाय बनेगा h अपॉन, और ये लिया हमने, फिर लेंगे अंडर रूट हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा 2 हो गया, इंटू हो गया
m प्रोटॉन मास ऑफ प्रोटॉन इंटू क्यू ऑफ प्रोटॉन इंटू क्या बन जाएगा आपका v बनेगा। ठीक है बेटा, जब आप इसे सॉल्व करो तो इसे क्या लिखेंगे, h बाई, अगेन आपने ये लिख दिया बेटा, यहाँ लिखा 2 हो गया m अल्फ़ा इंटू क्यू अल्फ़ा इंटू v, जो इंटू करके आपका बनेगा, ये अंडर रूट आ गया 2 इंटू एम पी इंटू क्यू पी इंटू वी, बाई क्या बनेगा यहाँ नीचे h। ठीक है बेटा, तो v से v कैंसिल होगा या h से h कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2v कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, जो बराबर आएगा दिस वन, यहाँ लिख देंगे, ये ऊपर आएगा तो ये अंडर रूट आ गया बेटा। ठीक है, ऐसे करके लिख दिया, यहाँ आएगा एम पी इंटू क्यू पी, एम पी इंटू क्यू पी, और यहाँ नीचे क्या आ रहा है, एम अल्फ़ा इंटू क्यू अल्फ़ा, ये इतना आ गया। और अभी आपको इसके रिलेशन पता है कि जो एम अल्फ़ा है वो एम अल्फ़ा बराबर 4 इंटू एम पी है, और जो क्यू अल्फ़ा है ये बराबर 2 इंटू क्यू पी है। तो ये वैल्यू पुट करो आप, नाउ लेमडा, और यहाँ लिख देंगे अल्फ़ा बाई लेमडा पी बराबर बनेगा अंडर रूट आएगा बेटा, यहाँ आ गया एम पी इंटू क्यू पी बाई बनेगा एम अल्फ़ा, मतलब दिस वन 4 इंटू एम पी इंटू आएगा क्यू अल्फ़ा कितना है, क्यू अल्फ़ा यहाँ लिखा था बेटा 2 इंटू क्यू पी। ठीक है, अब जो जो यहाँ कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करो, तो लेट अस मूव, कैंसिल करते हैं, ये क्यू पी ये कैंसिल, ये क्यू पी कैंसिल, ये एम पी कैंसिल, ये एम पी कैंसिल, मतलब ये बराबर कितना बना 1, या सॉल्व कर सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई सीधे ऐसे लिख दो आप, और ये 2 टू जा 4, सॉरी 4 टू जा 8, ये हमने ऐसा लिख दिया, ये ऐसे बन जाएगा। दैट्स वाई चाहो तो आप इसे ऐसे लिख दो कि लेमडा अल्फ़ा बाई लेमडा पी बराबर 1 बाई रूट और 8। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे, ये हमारे पास जो क्वेश्चन था इस क्वेश्चन का आंसर बना। आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, तो ऐसे न्यूमेरिकल पैटर्न हमारे पास बनते हैं। तो ये था बेटा हमारे पास कि कैसे करके हमने जो डेविशन और जर्मन वाला जो एक्सपेरिमेंट था उसको फॉलो किया, उससे हमने वेवलेंथ को फाइंड आउट किया और एक नया रिलेशन हमारे पास बना। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारे पास जो डी ब्रोगली वेव इक्वेशन है वो वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ लेट अस मूव, अब हम चलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर मैं वर्क करने जा रहा हूँ, और वो मैं लिखता हूँ, एंड दिस वन इज, इसे नाम देते हैं बेटा हेज़ेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, हेज़ेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो 1924 के बाद 1927 में हेज़ेनबर्ग एक साइंटिस्ट आए और इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, और वो जो प्रिंसिपल था वो प्रिंसिपल किसके नाम से जाना गया, हेज़ेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन्होंने क्या बोला कि भाई जो हमारे पास एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसके लिए उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम अगर हम एक साथ काउंट करना चाहें तो हम उसके मोमेंटम और उसकी जो पोजीशन है उसको एक साथ में एक्यूरेसी के साथ काउंट नहीं कर सकते हैं या मेजर नहीं कर सकते हैं। ये बोलता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर simultaneously both position and momentum of a microscopic object with absolute accuracy। कि अगर मान लो आप किसी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए उसकी पोजीशन को अगर आप मेजर करना स्टार्ट करते हैं, अगर आप पोजीशन को मेजर करते हैं, उसकी वैल्यू को अगर मान लो आप बहुत कम टेंडिंग टू अगर आप जीरो लेते हैं, तो उस कंडीशन में उसका जो मोमेंटम होगा वो मोमेंटम इनफाइनाइट में चला जाएगा। तो एक वैल्यू को तो आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ में दूसरी वैल्यू को आप एक्यूरेसी के साथ में मेजर नहीं कर सकते हैं। दिस वन इज कॉल्ड हेज़ेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। सो लेट अस मूव, हम लिखते हैं हेज़ेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नाउ
हेज़नबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जैसा कि बेटा इसके नाम से भी पता चलता है ना, अनसर्टेनिटी, जो सर्टेन नहीं है, जो निश्चित नहीं है, जो अनसर्टेन है, ठीक है। और कब दिया इन्होंने ये कंसेप्ट? 1927 में दिया। और क्या बोलना चाह रहा है, क्या स्टेटमेंट है इसकी? स्टेटमेंट बनती है बेटा इसकी, इट इज नॉट पॉसिबल, यहां से लिखेंगे it states that it is not possible to measure simultaneously both position and momentum of a microscopic particle with absolute accuracy. It is not possible to measure simultaneously both position and momentum of a microscopic particle or object with absolute accuracy. Absolute accuracy के साथ में किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एक साथ हम क्या नहीं कर सकते हैं, जो पोजीशन होता है और जो मोमेंटम होता है, इन दोनों को मेजर नहीं कर सकते हैं। इन्होंने क्या कंसेप्ट दिया, ध्यान से सुनेंगे बेटा। यहाँ एक फॉर्मूला इन्होंने दिया, और वो जो फॉर्मूला बना कि डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 ये रिलेशन यहाँ से मिला। ध्यान से सुनेंगे क्या रिलेशन मिला कि डेल्टा x इंटू डेल्टा p, जहाँ x हम आगे लिखेंगे, डेल्टा x बराबर लिखेंगे अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, डेल्टा p लिखेंगे बेटा अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है बेटा, कंसेप्ट क्या बोला जा रहा है, न्यूमेरिकली ध्यान रखेंगे, न्यूमेरिकली हम इसे इक्वल लेते हैं, बराबर लेते हैं। और यहाँ जो मोमेंटम है, मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि जो मोमेंटम होता है P बराबर m इंटू वी बनता है, दैट्स वाई m डेल्टा v बनेगा। जो मोमेंटम है इसे हमने क्या लिखा, m डेल्टा v लिखा। दैट्स वाई अगर आप इसे क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे थे तो क्या लिखेंगे, डेल्टा x इंटू m डेल्टा v और ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या बनेगा, h/4 ये भी हमारे पास रिलेशन बन गया। डिपेंड करेगा कि आपको क्या पूछा जा रहा है न्यूमेरिकल के अंदर, ये ऐसे करके बन गया। ठीक है बेटा, यहाँ से कंसेप्ट क्या है कि भाई अगर मान लो डेल्टा x की अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप इसकी पोजीशन को मेजर करते हैं, डेल्टा x टेंडिंग टू 0 अगर बनेगा तो उस कंडीशन में जो डेल्टा v बनेगा वो टेंडिंग टू क्या बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। या और करके अगर आप डेल्टा v टेंडिंग टू क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, तो डेल्टा x टेंडिंग टू क्या बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। बहुत क्लियरली आपको ध्यान रखना है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि भाई जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है उसके लिए दोनों चीज़ें आप एक साथ में मेजर नहीं कर सकते हैं, वो भी एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ में। ठीक है बेटा, सो लेट अस मूव। अब हम चलते हैं कि भाई इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल पैटर्न बनते हैं, कैसे करके इसके न्यूमेरिकल पैटर्न को हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों को ये समझ में आएगा बेटा। ठीक है, तो चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 में लिख रहा हूँ, तो क्या क्वेश्चन नंबर 1 बनता है, अ माइक्रोस्कोप यूजिंग suitable photon is employed to locate an electron in an atom with
distance 0.1 angstrom, 0.1 angstrom. What is the uncertainty involved in measurement of velocity? What is the uncertainty involved in the measurement of velocity? ठीक है बेटा, ध्यान देंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर कैसे बनेगा ध्यान से सुनेंगे। लेट अस मूव, यहीं स्टार्ट कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा बेटा? सबसे पहले तो आपको दे रखा डिस्टेंस दिया, पोजीशन दे रखी है, इसलिए हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स की वैल्यू जो बनी इट जस्ट इक्वल टू 0.1 एंगस्ट्रॉम, इसे मीटर में चेंज करना पड़ेगा। दैट्स वाई ये बराबर बना 0.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, जो बराबर बनेगा 1 इंटू 10⁻11 मीटर। ये इतना बन गया। ये हमारे पास आया, दिस वन इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, यहाँ जो फॉर्मूला आता है डेल्टा एक्स, आपको निकालना क्या है, ये पहले चलो ऐसे लिख देते हैं, एम डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन क्या लिख देंगे 4 पाई। आपको निकालना है कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। दैट्स व्हाई डेल्टा वी इक्वल टू बनेगा एच अपॉन 4 पाई, ये एम हो गया, ठीक है, वेलोसिटी निकालनी इंटू डेल्टा एक्स। ये हमारे पास फार्मूला बनेगा। ठीक है बेटा, अब हम अगर ये फार्मूला बन गया तो वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे। क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं बेटा, देखो आप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से डेल्टा वी हमने लिया। एच की अगर बात करें तो एच कितना है, दिस वन 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड हो गया, डिवाइडेड बाई कितना बनेगा 4 पाई, 4 इंटू 22/7 इंटू, अगर आप यहाँ पे एम की अगर बात करते हैं तो जो एम है वो किसके लिए बोला जा रहा है, इलेक्ट्रॉन के लिए बोला जा रहा है, लोकेट एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को अगर हम क्या करते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 kg हो गया, और इंटू आएगा हमारे पास दिस वन पोजीशन तो हमारे पास कितनी है 1 इंटू 10⁻11। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया हमने 1 इंटू 10⁻11 हो गया। जब आप बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करो, तो यहाँ आप लिखेंगे बेटा ये वैल्यू जो आएगी 6.63 इंटू 7 इंटू 10⁻34 हो गया बेटा। ठीक है, ये 7 यहाँ से ऊपर चला गया, यहाँ आएगा 4 इंटू 22 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू आ जाएगा 10⁻11। जब इस पूरे को आप सॉल्व करो तो ये वैल्यू बनेगी बेटा इट जस्ट इक्वल टू 0.058 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या जिससे हम कितना लिख सकते हैं 5.8 इंटू 10⁻, और यहाँ से कितना बन जाएगा दिस वन 6, इतना बनेगा मीटर पर सेकेंड, या इसे अप्रॉक्स आप कितना लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻6, इतना लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। ये बेटा हमारे पास आया अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी। तो आशा करता हूँ बेटा जो ये न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल आपको बहुत क्लियरली समझ में आया होगा। फॉर्मूले में पुट करना, बाकी और कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला जिस बच्चे को याद हो गया उसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में एक भी दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, सो लेट अस मूव। अब चलते हैं बेटा हमारे पास अगला जो न्यूमेरिकल आता है उसके ऊपर वर्क करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखता हूँ, दिस वन कैलकुलेट द uncertainty in the velocity of a wagon of mass 2000 kg whose position is known to an accuracy of
प्लस माइनस 10 मीटर। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। तो ध्यान देंगे कैसे करके इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। सो लेट अस मूव, कैसे करके सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। यहाँ हमने क्या किया, सबसे पहले तो इसका मास देखो भाई, मास कितना दिया है, दिस वन 2000 kg, मास आपको दिया 2000 kg दिया है, ठीक है, वैगन ऑफ मास। सेकेंड वन आपको दिया है अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी किसमें, पोजीशन के अंदर दे रखी है, कितना दिया, दिस वन प्लस माइनस 10 मीटर, ठीक है। इससे हम सिंपली कितना लिख सकते हैं, इसे 10 मीटर आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। अब क्या करना है आपको, निकालना क्या है, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा v इक्वल टू क्या बनेगा, h/4πm और इंटू क्या बनेगा, दिस वन इंटू डेल्टा x। ये हमारे पास ये फार्मूला बन गया। दैट्स वाई अगर आप वैल्यू पुट करते हैं 6.63 इंटू 10⁻⁻34 हो गया, बाई ये 4 हो गया, 22/7 हो गया, इंटू यहाँ m आएगा, m कितना दिया, दिस वन 2000 kg हो गया, इंटू बनेगा डेल्टा x कितना हो गया, 10 हो गया। जब आप इस पूरी वैल्यूज को बेटा आप कैंसिल करते हैं तो कैंसिल करके हमारे पास जो वैल्यू आती है इट जस्ट इक्वल टू 2.63 इंटू 10⁻⁻39 मीटर पर सेकेंड। इतना बेटा हमारे पास क्या बनता है, इसका आंसर आता है। तो आशा करता हूँ बेटा आपको ये जो न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। तो ये था बेटा हमारे पास अनसर्टेनिटी इन या हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसके साथ ही बेटा हमारा जो आज का टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ कि ये जो डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन थी, या हाइपोथेसिस और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये दोनों के दोनों आपको बहुत क्लियरली समझ में आए होंगे। थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।